नमस्कार, मैं रविश कुमार। कभी आपने सोचा है कि न्यूज चैनलों पर हर हफ्ते किसी न किसी बहाने ऐसे मुद्दे क्यों लौट आते हैं जिनके बहाने राष्ट्रवाद की चर्चा होने लगती है? क्या आपने इन्हीं चैनलों पर सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा, बेकारी, नौकरी, स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा, पेंशन जैसे मसलों पर राष्ट्रवादी ललकारें सुनी हैं? अचानक हमारे राष्ट्रवाद को क्या हो गया है कि कई बार लगता है कि प्राइम टाइम नहीं रहेगा तो राष्ट्रवाद भी नहीं रहेगा। आपने देखा भी होगा और गुजारिश भी है आपसे कि तरह तरह के धार्मिक चैनलों को आप फिर से देखिए। कई प्रकार के कथावाचक मिलेंगे, कोई शांत भाव से सुनाता है तो कोई उग्र भाव से। इन्हीं कथावाचकों के एक रूप को इवेंजलिस्ट कहते हैं, हालांकि इनका संबंध ईसाई धर्म से है। इवेंजलिस्ट सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बोलते हैं कोई उनके बोलने की नाटकीयता से घबराकर उन्हीं से लिपट जाए, और यही कला अब दूसरे धर्म के प्रवचकों में भी आपको मिलेगी। इन इवेंजलिस्ट, जिन्हें टेली इवेंजलिस्ट कहा जाता है, और चैनलों के कई एंकरों की बोली शैली का मिलान कीजिए आप। इवेंजलिस्ट ऐसे बोलते हैं कि दिमाग सुन्न हो जाए, माथा टनटना जाए, झनझना जाए। टेली इवेंजलिस्ट ईश्वर का डर और कृपा दिखाकर दर्शकों को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता है। उसी तरह से न्यूज एंकर राष्ट्रवाद का बवंडर पैदा करता है, कभी ईश्वर का भी पैदा करता है। आप जब दोनों में समानता को समझेंगे तो जान जाएंगे कि खबरिया चैनलों पर राष्ट्रवाद के इवेंजलिस्ट आ गए हैं। कश्मीर की हिंसा के कवरेज को राष्ट्रहित, देशहित, एकता, अखंडता के नाम से परखा जा रहा है। जेएनयू के समय में भी राष्ट्रवाद उभरा था। कैराना में भी फर्जी खबर के दम पर इसी मीडिया ने वहां कश्मीर पैदा कर दिया। वही मीडिया अब कश्मीर में राष्ट्रवाद का ढोल पीट रहा है। कश्मीर में आतंकवाद, छत्तीसगढ़ झारखंड में नक्सलवाद और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद। इन तीनों जगहों के कवरेज करते समय एक पत्रकार की दुविधा क्या होती होगी? वो अपनी खबरों को किस पैमाने से देखता होगा? सुरक्षा बल के जवान भी शहीद होते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं और बागी उग्रवादी भी मारे जाते हैं। अब एक का कवरेज हो या तीनों का हो, एक स्थिति है कि पत्रकार सैनिकों के साथ बंकर से रिपोर्टिंग करे, जवानों की बंदूक जिस तरफ है आपको वही दिखे। जाहिर है पक्ष सुरक्षा बलों का ज्यादा होगा। दूसरी स्थिति है कि पत्रकार उस तरह से कवरेज करे जहां सुरक्षा बलों की गोली पहुंच रही हो, लोग सुरक्षा बलों पर पत्थर मार रहे हो या मर रहे हो। ऐसे में आपको सिर्फ लोग दिखेंगे, सुरक्षा बल नहीं। तीसरी स्थिति है कि पत्रकार कहीं बीच में हो और दोनों तरफ घट रही घटनाओं की अधिक से अधिक जानकारी दें। आप बताएं कि इनमें से कौन सी स्थिति बेहतर है। हालांकि एक स्थिति तो यह भी होती है कि पत्रकार इन तीनों स्थिति में नहीं होता, फिर भी रिपोर्ट करता है। फिर भी आपसे सवाल है कि दूसरी और तीसरी स्थिति अगर बंद कर दें तो क्या आप पूरी तस्वीर जान पाएंगे? आपको यह भी पूछना होगा कि आप जानना क्या चाहते हैं, हर तरह की सूचना या सिर्फ एक तरह की सूचना? एक तरह की सूचना आपको सक्षम नागरिक बनाती है या हर तरह की सूचना आपको सक्षम नागरिक बनाती है? यह एक दर्शक के नाते आपको सवाल करना होगा। जैसे राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1948 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से 1744 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 204 लोगों का इलाज चल रहा है। एक सरकारी जानकारी है, सूचना है। इंडिया टुडे और अन्य मीडिया ने 13 जुलाई को खबर लिखी कि 105 लोगों की आंखों में पैलेट गन से नुकसान पहुंचा है। इनमें से 90 का ऑपरेशन हुआ है। हो सकता है कि सभी अपनी दृष्टि खो दें। यह जानकारी और तथ्य गृह मंत्री के बयान में नहीं थे। क्या गृह मंत्री का बयान अंतिम माना जाए? क्या आप उन 90 लोगों के बारे में जानना ही नहीं चाहेंगे जिनकी आंखों की रोशनी जा सकती है? क्या एम्स के डॉक्टर ने पैलेट गन के इस्तेमाल ना करने की बात कह के कोई राष्ट्र विरोधी कार्य किया? क्या मीडिया, सरकार और आपने इन सभी 90 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया? कोई प्रमाण है कि मान लिया? अगर मीडिया कहे कि राष्ट्र का मामला है इसलिए जो गृह मंत्री कहेंगे वही अंतिम है, तो क्या एक दर्शक के नाते आपने उन 90 लोगों के साथ न्याय होते देखा जिन्हें आप और सरकार दोनों ही अपना नागरिक मानते हैं? आप कहेंगे कि हमलावर भीड़ ने पत्थर चलाए। जब पत्थर चलाने की रणनीति का आगाज हुआ था तब भी मीडिया ने जिस हिस्से को दिखाना था उसे दिखाया था। मीडिया के जिस हिस्से को दिखाना था उसने दिखाया ही था कि एक नई किस्म की खतरनाक प्रवृत्ति कश्मीर में आ रही है। तो पत्रकार क्या करे? राष्ट्रवाद की जो आपकी समझ है, सबकी अलग अलग समझ होती है, वैसे उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करे या घटना के हर पक्ष की बात आपके सामने रख दे। इस क्रम में मीडिया ज्यादतियां भी करता है और बदमाशियां भी।
यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रवाद की कौन सी बंदिश उस पर लागू हो, क्या हम और आप इसे लेकर स्पष्ट हैं? सेना और सरकार का पक्ष अंतिम है। इसकी छूट मीडिया हर मामले में लेने लगे तो आप दर्शकों का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? जब यह मसला उठा तो राजदीप सरदेसाई ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा कि 1983 में फॉकलैंड वॉर के दौरान मार्गरेट थैचर सरकार के एक सदस्य ने गुस्से में बीबीसी को स्टेटलेस, राज्य विहीन पीपुल्स ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कह दिया, क्योंकि बीबीसी ब्रिटेन की सेना को हमारी सेना नहीं, ब्रिटिश सेना लिख रहा था और अर्जेंटीना की सेना को उनकी सेना नहीं, अर्जेंटीनियन सेना लिख रहा था। जब अर्जेंटीना का एक बेड़ा डूबा तब मार्गरेट थैचर ने कहा कि सिर्फ बीबीसी ही पूछेगा कि क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दुश्मन के बेड़े के खिलाफ कार्रवाई की जो हमारे जवानों के लिए खतरा था। क्यों कार्रवाई की? तब बीबीसी के महानिदेशक जॉन ब्रिट ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि पत्रकारिता संगठन, जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक सत्ता का एक्सटेंशन नहीं है। उनकी पहली निष्ठा सत्य के प्रति है, ना कि राष्ट्र राज्य के प्रति, नेशन स्टेट। दुर्भाग्य से भारतीय मीडिया, ये राजदीप कहते हैं कि आतंकवादी और आतंकवाद के इस्तेमाल करते वक्त यह उसूल हमेशा भूल जाता है। Scroll.in में इस तरह का विश्लेषण है कि किस तरह से कुछ चैनल मिलिटेंट लिख रहे थे, कुछ चैनल टेररिस्ट लिख रहे थे। बीबीसी हिंदी ने बुरहान वानी को संदिग्ध चरमपंथी लिखा, हमने मतलब मैंने भी, और बाकी चैनलों ने आतंकवादी लिखा। संदिग्ध आतंकवादी या चरमपंथी नहीं। तो आपको क्या लगता है, संदिग्ध चरमपंथी लिखने के पीछे पत्रकारिता के अपने कुछ उसूल होंगे या किसी राष्ट्र का विरोध करने की कोई सनक होगी? फैसले से पहले सीधे आतंकवादी लिखने का खतरा देखिए। निसार है आपकी स्क्रीन पर। 23 साल तक इस आरोप में जेल में बंद रहा कि आतंकवादी है। 31 मई 2016 को 23 साल बाद अदालत ने कहा कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। पूरी जिंदगी इसकी तबाह हो गई। जेल से आने के बाद निसार ने यही कहा कि मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूं। निसार राष्ट्रवादी नहीं होता तो अपनी जवानी के 23 साल जेल में चुपचाप क्यों गुजारता? उसे आतंकवादी कहने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार अब कहां हैं? क्या आप किसी पत्रकार को बिना संदिग्ध बताए आतंकवादी कहने की छूट हमेशा ही देना चाहेंगे? पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद है, इंसर्जेंसी हम इसको बोलते हैं। जिस दिन बुरहान मारा गया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। कोर्ट पिछले 20 साल के दौरान मणिपुर में 1500 कथित रूप से फर्जी एनकाउंटर के मामले की जांच की सुनवाई करने का आदेश दिया कोर्ट ने। अब आप देखिए, अगर सुरक्षा बलों का सत्य ही सत्य होता तो फिर 20 साल बाद किसी और सत्य की संभावना कैसे पैदा हो जाती? अदालत ने जो कहा उस पर भी गौर कीजिए कि अगर हमारी सेनाओं को सिर्फ इस अंदेशे पर देश के नागरिकों की हत्या करने के लिए तैनात किया जाएगा कि वो दुश्मन है, तो न केवल कानून का शासन बल्कि हमारा लोकतंत्र भी गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मारा गया आदमी आम नागरिक है या अतिवादी या आतंकवादी। ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि हमलावर एक आम आदमी है या राज्य कानून दोनों के लिए बराबर हैं और दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसी तरह की दुविधा पत्रकार की नहीं, सेना की भी होती होगी, सुरक्षा बलों की भी होती होगी। आज हमारे साथ राहुल पंडिता हैं जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से रिपोर्टिंग की है और आतंक प्रभावित कश्मीर से भी। राहुल की किताब का नाम है आवर मून हैज ब्लड क्लॉट और हेलो बस्तर। एक कश्मीर पर है, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर, एक बस्तर पर है। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ किसलय भट्टाचार्य जी, जिन्होंने पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित इलाकों की रिपोर्टिंग की है। किसलय हमारे पूर्व सहयोगी भी रहे हैं और इनकी किताब का नाम है कन्फेशन ऑफ स्टेज्ड एनकाउंटर्स। विनीत कुमार हैं जो मीडिया पढ़ाते हैं और इन्होंने भी एक किताब लिखी है मंडी में मीडिया। तो हम प्राइम टाइम शुरू करते हैं राहुल पंडिता से। राहुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि खासकर ये मसला उठा है एक बार फिर से कश्मीर की रिपोर्टिंग के संदर्भ में। जब आप कश्मीर से रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप पर राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी होने का किस तरह का दबाव होता है? और जैसे ही आप उसी सुरक्षा बलों के खिलाफ, ऐसी कई खबरें आपकी नक्सल प्रभावित इलाकों से होती हैं, तब आपके लिए राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी होने का दबाव कैसा होता है? और इन दोनों के बीच एक पत्रकार की अपनी दुविधा, उसके एथिकल क्वेश्चन, उसकी नैतिकता, पेशेगत नैतिकता के सवाल क्या होते हैं? देखिए, ये सवाल हमेशा पत्रकार के सर पर जो है पिछले कुछ सालों से तलवार की तरह मंडरा रहा है। खासकर उस दौर से जब से सोशल मीडिया इस देश में आया है और हजारों लाखों लोग जो हैं
मीडिया कर्मी जो है उनसे अपनी जवाबदेही मांगते हैं। पहले उनको लगता था कि पत्रकार जो है किसी चैनल में काम करता है या किसी अखबार में काम करता है, वो इनएक्सेसिबल है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा अब ये एक्सेस उनको लगता है कि वो जवाबदेही बनती है। लेकिन इस जवाबदेही में दो तरह की चीजें हैं। चूक हमसे भी, मीडिया की तरफ से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुई है। दो तरह के गुस्से हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। एक जो गुस्सा है वो जेन्युइन है। हम में से कई जो लोग हैं उनको ये लगता है कि मीडिया जो है उनकी कसौटी पर जो उम्मीद है उनकी, उस पर खरे नहीं उतरे हैं और कई चीजों पर जो सरकारी नुमाइंदे हैं या कई और चीजें हैं उस पर वो जवाबदेही नहीं मांगते हैं उन लोगों से। तो इसी दौरान ऐसे कुछ विकल्प खड़े हुए टीवी चैनल के रूप में या अखबारों के रूप में या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों के रूप में, जिन्होंने उस विकल्प को तलाशा और पिछले कुछ सालों में हमने देखा वो एक्सट्रीमली पॉपुलर हुए हैं। लेकिन अब ये पॉपुलैरिटी का राग अलापते अलापते स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वो जो दूसरा गुस्सा है, जो बहुत ही बेहुदा किस्म का गुस्सा है, जिससे लोगों को लगता है कि सिर्फ देश की बात होनी चाहिए या सेना की बात होनी चाहिए, जो एक जिंगोइज्म भरा हुआ है, ये बहुत ही पहले तो हास्यास्पद लगता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड हो गया है। तो ये सवाल ये है कि पत्रकार का दायित्व क्या है। पत्रकार जो है किसी सरकार का अंग नहीं होता, वो किसी पीआर एजेंसी, सरकार की पीआर एजेंसी के लिए काम नहीं करता। उसका काम ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छी चीजें जो है, जो देश में घट रही हैं उनको दिखाए, और वो उससे आप किस तरह की उम्मीद करते हैं। सबसे पहले आप ये सवाल पूछते हैं कि जो लोग हैं उनको बस ये लगता है कि अगर आपने मैडिसन स्क्वायर पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनके हिसाब से आपत्तिजनक है, तो पत्रकार के साथ अगर किसी ने वहां हाथापाई की है तो वो उसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये पूरे देश में अब इस तरह की चीजें फैल गई। लेकिन इनको ऐसे लोग जो है उनको ये समझ नहीं आता कि पत्रकार का जो रोल है वो पीआर का रोल नहीं होता। उसका दायित्व ये है कि वो घटनास्थल पर जाकर कुछ चीजों के बारे में सवाल पूछे। अब ऐसे सवाल सरकार को अटपटे लग सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यही उसका काम है। और ये काम वो बखूबी करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कश्मीर के बारे में हमने बात की। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेररिस्ट की परिभाषा है उस पर बुरहान वानी एक आतंकवादी था और उसके साथ जो हुआ, जो सेना ने एनकाउंटर किया, उसमें वो मारा गया। लेकिन एक पत्रकार के नाते हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम दिखाएं कि कश्मीर में लोग कैसे एलिनेट हो गए हैं, कैसे आइसोलेट हो गए हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में पैलेट्स का जिक्र किया। अब वो नॉन लीथल वेपन के रूप में उसको हम देखते हैं, लेकिन वही नॉन लीथल वेपन वहां के लोगों के साथ किस तरह का कहर बरपा रहा है, किस तरह लोग वहां पर अंधे हो रहे हैं। ये सवाल पूछना पत्रकार के लिए बहुत लाजमी है और इसके बिना उसकी ड्यूटी पूरी नहीं होती। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो। यहीं पे एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहता हूं, ये पैलेट वाली बात पे। ऐसे दर्शक जो ये समझते हैं, और उनको मैं छूट देना चाहता हूं कि आप जब पैलेट वाली बात करते हैं तो सेना पर भी पत्थर बरसता है, ठीक है, और आपकी रिपोर्टिंग से हो सकता है कि सेना के हित प्रभावित हों, इसलिए पत्रकार जो है राष्ट्र, मीडिया या देश का की बात करे, देश मतलब सेना की बात करे। देखिए, देश का मतलब सिर्फ सेना नहीं होता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में आसफाक का भी जिक्र किया। जब हम लोग बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली सेना के हित में भी कभी बात होती है। जैसे मैं कश्मीर के संदर्भ में हमेशा पहले ये कहता आ रहा है, आपके शोबे में भी मैंने कहा है कि कश्मीर में कुछ साल पहले स्थिति वहां तक पहुंच गई थी कि कश्मीर के कम से कम म्यूनिसिपल इलाकों से, सिटी लिमिट से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा देना चाहिए था। इस पे काफी लोग नाराज हुए, जिनमें कई जनरल भी थे, सेवानिवृत्त जनरल जो आपके शो में थे। लेकिन ऐसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आता कि इनडायरेक्टली कभी हम सेना के हित के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि सेना ऐसे चीजों में लिप्त रहती है, ऐसी चीजों में फंस जाती है जिसमें उनका कोई रोल नहीं होता।
और उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे कुछ चीजों के बारे में हम बात करें। जी किसले, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम कश्मीर से निकलकर पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं, जिनके प्रति राष्ट्रीय मीडिया का तो नहीं कह सकते, हम हिंदी मीडिया वाले बहुत दूर रहते हैं, उसके उन कारणों पर भी नहीं जाना चाहता, पर वो इंसर्जेंसी है, उग्रवाद उसको वहाँ पे कहा जाता है, आतंकवाद नहीं कहा जाता। मैं देख रहा था कि पिछले ही साल वहाँ असम राइफल्स ने या वहाँ के नागालैंड के गवर्नर ने इस तरह के आदेश दिए थे कि मीडिया इंसर्जेंट ग्रुप है जो मुइवा वगैरह का, उनके बयानों को ना छापे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप उस तरफ से रिपोर्टिंग करते हैं वहां से, तो क्या आपके ऊपर भी वो कश्मीर जैसा दबाव होता है क्या, या आप बच जाते हैं क्योंकि किसी की नजर नहीं होती वहां पे? नहीं, वहाँ पे दबाव बहुत होता है, क्योंकि पहले मैं जब यहाँ से गया, मैं दिल्ली से गया था इसी ऑफिस से वहाँ पर, तो मुझे भी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग के बारे में बहुत जानकारी नहीं थे। और ये चीज़ मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो पत्रकार कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्ट करते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होते। तो और बाहर में, विदेश में, वहाँ पर एक ही फैट बोल के एक ट्रेनिंग होता है जो कंपलसरी ट्रेनिंग होता है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फर्स्ट एड एट वर्क। विदाउट दैट आप वहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन में घुस भी नहीं सकते। तो हम तो वहाँ जाते हैं, बस काम करते करते हम सीख लेते हैं, कभी हम गलतियां करते हैं लोग। लेकिन आप जो चीज आपने जिक्र किया, जो वर्ड के बारे में और जो दबाव के बारे में, तो रॉबर्ट फिस्क जो है इंडिपेंडेंट मिड ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट है, बहुत नामी जामी कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे जनरेशन के। रॉबर्ट फिस्क की एक लेक्चर में उन्होंने ये चीज बहुत स्ट्रांगली ये हाईलाइट किया था कि द कोजीनेस ऑफ पावर और मीडिया जो है शब्दों में है। तो जो अमेरिकन मिलिट्री जो वर्ड यूज करते हैं, CNN उसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। हमारे जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो शब्द प्रयोग करते हैं, तो हम भी वही शब्द प्रयोग करते हैं। और ये जो चीज है, ये जो इंसर्जेंसी, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सारे हमारे शब्द नहीं है, ये शब्द सरकार के शब्द है। और हम इतने लेजी हो चुके हैं कि हमारे जो एडिटोरियल्स है वो प्रेस रिलीज का जैसा सुनने लगता है। हम जो कहते हैं लाइव में हो, जहां लिखते हैं, वो सारे सरकार की भाषा है। और जो आर्मी हमें जो कहते हैं उसी भाषा हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं होते। हम यहां से पैरा ट्रूप करके जब जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं या पूर्वोत्तर के कश्मीर में जाते हैं, ज्यादातर पैरा ट्रूपिंग करके जो जर्नलिज्म होता था, तो हमारा फर्स्ट सोर्स होते थे या तो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पे, और नहीं तो आर्मी और पुलिस। आर्मी और पुलिस हमें जो समझाते थे, जैसे कि स्पाइक इन वायलेंस जो शब्द है, स्पाइक इन वायलेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पाइक का मतलब है अंग्रेजी में जैसे कि ऊपर गया और फिर नीचे आया, और ये अमेरिकन मिलिट्री की शब्द है। पीस प्रोसेस शब्द भी कहा था कि अमेरिकी मिलिट्री ने कैसे पत्रकारिता के शब्दों को बदल दिया। पर किसले, जो मैंने सवाल राहुल से भी किया, कि मैंने देखा कि कई लोग इस राय के हैं कि जो सरकार कह रही है, जो सेना कह रही है, वही छापिए। तो एक दर्शक का इसमें क्या नुकसान होता है? उन्हें वो सिर्फ इस भावना से, हम टीवी वाले भी जोड़ देते हैं कि सेना है वहां पे और जो शहीद हो रहा है उसकी शहादत तो सर्वोच्च है, तो उसके साथ जब अगर आप दूसरे पक्षों को रखते हैं और सेना किसी तरह से सवालों के घेरे में आती है, तो वो शहादत कमतर होती है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। ये लोग सोचते हैं, इस तरह की उनकी ट्रेनिंग है, मतलब ये इसी प्रक्रिया से उनकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन फिर भी आप वैसे लोगों से संवाद कीजिए तो प्रेशर दो चीज में प्रेशर। एक तो ये है कि, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ था और बीबीसी को लेकर शुरू हुआ था, जो राजदीप का जो आपने कहा, इवन बीबीसी का एथिकल जो अब आज भी एडिटोरियल गाइडलाइन में है कि हमारे सेना, हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ब्रिटिश आर्मी और अर्जेंटीनियन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान, और वो गलती करते हैं तो हमारे ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि ये हमारे सेना है। आप वहां पे जब रिपोर्ट, मैं हमेशा लिखता हूं हमारी सेना, हमारी सेना, ये गलत है। हम जब भी कहते हैं हमारी सेना, ये गलत है, क्योंकि हमारी सेना नहीं है। हम जब वहां पे पत्रकारिता कर रहे हैं वो हमारे नहीं है, और वो और तो किसी का नहीं। लोग यही जाना, फिर पत्रकार का तो कोई देश होता होगा ना। हाँ, पत्रकार नहीं, पत्रकारिता हम आइडियोलॉजिकल एक बायस लेके वहां जाते हैं जो अंदर है हमारा। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई टेररिज्म, जो टेरर क्रिएट करता है वो टेररिस्ट है, उससे हम सिंपैथाइज नहीं करेंगे, उसको हम हमारा प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, हमारे जो मीडियम है। लेकिन आपका काम तो वो नहीं है, आपका काम है उसके बाद भी दिखाना, और इस तरफ के बाद भी दिखाना। जैसे कि ये राहुल जो कह रहा था कि आफ्स्पा, आपने जो कहा कि 1500 जो फेक एनकाउंटर केसेस, मेरे किताब में जो कन्फेशन है, वो वरिष्ठ सेना के अधिकारी है, जो सर्विंग अधिकारी है, जनरल्स है, उन्होंने हमें बताया। और उन लोगों के कन्फेशन के ऊपर मैंने किताब लिखा कि हमने, उन्होंने हंस रहे थे हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने कह रहे थे कि जब भी हमने
तुम्हें बताया कि भाई 2 मारे गए एनकाउंटर में, तुमने छाप दिया 2 मारे गए एनकाउंटर में, तुमने तो कभी आके इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि यार। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट करते, छाप देते, तो फिर आप फिर सवालों के घेरे में आते हैं कि आप देशद्रोही हैं। हाँ, देशद्रोही है। तो वो एक और एक प्रेशर जो है कि मैं जब टेररिस्ट मणिपुर में, जैसे कि मैंने सारे ग्रुप्स को टेररिस्ट ग्रुप्स कहने लगा था जब मैं वहां गया था, तो वहां के लोकल जर्नलिस्ट जो है वो मुझे फोन करके रिक्वेस्ट करते थे कि तुम टेररिस्ट मत बोलना उन लोगों को, अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट बोलना, अंडरग्राउंड ग्रुप्स कहना, क्योंकि नहीं तो तुम यहां आ नहीं पाओगे। तो दोनों तरफ से वो प्रेशर रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक मीडिया का प्राध्यापक होने के नाते जो हमारा मीडिया है आजकल, जो राष्ट्रवाद की रात्रि पाठशाला, मतलब इवनिंग क्लासेस है नेशनलिज्म का, दुनिया में कहीं अगर लगता है इवनिंग क्लासेस तो हिंदुस्तान है, तो वहाँ पे जो ये लग रहा है, तो कई दर्शक सोचते हैं कि सही कर रहा है मीडिया, अपना दायित्व पूरा कर रहा है, जो उसका काम है, देशभक्ति जगा रहा है, राष्ट्रवादी भावना जगा रहा है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरा और दिलचस्पी भी दूसरी है। मेरा सवाल यह है कि क्या आतंकवादियों का, दंगाइयों का और तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया का कोई कॉमन एजेंडा है, कॉमन इंटरेस्ट है? और मैं ये कह रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आतंकवादी संगठनों से और इन दंगाइयों से ये तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया जुड़ गया, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक सिम्योटिक मुझे जो है एक रिश्ता उन दोनों के बीच बनता हुआ दिखाई देता है। मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण इसमें शामिल करूंगा रवीश। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस का संस्करण है और आप देखेंगे कि इसमें जो शाह फैजल का लेख है, इसके लिए जो इलस्ट्रेशन बनाया है, इसमें CR शशि कुमार ने, इसमें माचिस की तिल्ली है और इसमें 2-3 चैनल के माइक बनाए हुए हैं। चैनल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप पढ़ेंगे इस राइटअप को तो चैनल का नाम बहुत खुल करके फैजल ने लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह का मीडिया, तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया जो है, आपके इस युद्ध को लेकर और इस तरह के दंगाई किस्म के पूरे परिवेश को बनाने में ये माचिस की तिल्ली का काम करता है। एक मेरे पास एक दूसरी किताब है, डेमोक्रेसी अंडर अटैक, और इस किताब में क्या है, ये पूरे ब्रिटेन की जो किताब, ब्रिटेन का जो मीडिया है, जो ब्रिटिश मीडिया है, वो किस तरह से, आप देखिए इलस्ट्रेशन में बहुत साफ साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि मीडिया भी बम का ही काम कर रहा है। मतलब जो काम ग्रेनेड का जो उभरा हुआ हिस्सा, उसमें टीवी का स्क्रीन लगा हुआ है। ये बिल्कुल आप देखेंगे इसमें कीबोर्ड को इस तरह से बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस मीडिया को राष्ट्र को बचाने और राष्ट्रवादी होने का गुमान है, वो माचिस की तिल्ली की तरह काम कर रहा है, वो भड़काने का काम कर रहा है, वो बम का काम कर रहा है। और ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी मीडिया है, यानी तथाकथित रूप से ये देशभक्ति का काम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इस राइटअप में जिस चैनल का जिक्र है, उसमें ये बताते हैं फैजल कि इस चैनल ने मेरी शक्ल बार बार टीवी पर दिखाकर यह हालत कर दी कि मैं कश्मीर के सड़कों से अगर गुजरता हूं तो मुझे इस बात का खतरा है कि कोई भी आकर मुझे देशद्रोही करार देकर और मेरी हत्या कर सकता है। वहीं के लोग, हो सकता है कि आप स्टेट के साथ। फेसबुक पर फैजल को इतनी गालियां मिल रही है कि सीधे सीधे उसे यह बताया जा रहा है कि तुम जो है आतंकवादी किस्म के आदमी हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। और ये फैजल हैं क्या? इनके परिचय में लिखा है कि राइटर जो है आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर है। तो आपका आईएएस ऑफिसर भी जो है आतंकवादी होता है। आपकी राष्ट्रभक्ति इसमें कहां शामिल है? मुझे बाकी के प्राइवेट चैनलों पर कुछ नहीं कहना है रवीश, लेकिन बहुत शोर हुआ जेएनयू के मामले में कि हमारे टैक्स के पैसे से जेएनयू चलता है। तो हमारे ही टैक्स के पैसे से पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग भी चलता है। उसका एक उदाहरण, उसमें बहुत भयानक प्रॉब्लम है। आप YouTube पर जाएंगे, 13 जुलाई 2016 की एक वीडियो है जिसका टाइटल है मिलिट्री एंड रोल ऑफ मीडिया। इसमें अशोक श्रीवास्तव, मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो शो के एंकर हैं, पूरा शो इस चीज पर डिजाइन है कि जो सवाल कर रहे हैं पत्रकार, जो असहमत हो रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से सवाल को उठा रहे हैं, वो दरअसल आतंकवादियों को हीरो बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके अंडरटोन ये है कि ये भी आतंकवादियों के सिंपैथाइजर हैं। तो आपको रवीश स्टूडियो में बैठकर लग रहा होगा कि आप नागरिकों को, दर्शकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरोगेट वे में आप उनको आतंकवादी बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के शो का हिस्सा है। किसी का नाम नहीं लेते, उनका पक्ष नहीं रहता, नहीं रखते। लेकिन इसमें एक चीज और मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, वो ये कि जो डिबेट हुई उसमें बहुत दिलचस्प बात हुई। उसमें पहले विभाजित किया गया, हमारे हिंदुस्तान के जो अलग अलग समुदाय से आने वाले लोग हैं उनको विभाजित किया गया कि ये इस तरह के लोग हैं, और सेकुलर बताने के लिए एक खास समुदाय के लोगों को कहा गया कि ये भी सेना में जा रहे हैं।
और पैनलिस्ट ने यह कहा कि ये सेना में जा रहे हैं तो इसलिए हम मानते हैं कि ये भी भारतीय हैं, ये भी देशभक्त है। मेरा सवाल रवीश ये है कि जो सेना में नहीं जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है, जो अंडे उबाल रहा है, जो पंक्चर ठीक कर रहा है, वो अपनी देशभक्ति का प्रमाण कहां से ढूंढ कर लाए? और अगर वो स्कूल इस यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा है, भारत सरकार या राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर रहा है, तो उससे कितना मुश्किल है अपने को देशभक्त बताना, उसे साबित करना कितना मुश्किल है। समय कम है, मैं एक बात जानना चाहता हूं, कई बार लोग कहते हैं कि सरकार को ऐसे चैनलों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, तो प्रसार भारती या इन लोगों का कोई गाइडलाइन भी होता होगा कि आपको ऐसे करना है? प्रसार भारती के जो मैनुअल को, मुझे नहीं पता कितने लोग मैनुअल पढ़ के पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में जाकर काम करते हैं। हाँ। मैनुअल की पहली लाइन है टू एजुकेट द पीपल, लोगों को शिक्षित करने का काम, जागरूक करने का काम। और ये बिल्वर-स्रैम, नेहरू के समय बिल्वर-स्रैम के पूरे मॉडल पर भारतीय मीडिया टिका हुआ है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है। उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि आप जागरूक कीजिए, आप अलग अलग पक्ष और दृष्टिकोण को शामिल कीजिए। आप जिस राष्ट्रवादी मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जो क्लेम करते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूं, क्या वो सच में एजुकेट करने का काम कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि वो एक ऐसी जमात पैदा कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, वो फिजिकल या मेडिकल में छंट गए हैं। मुझे लगता है कि ये राष्ट्रवादी मीडिया फिजिकल और मेडिकल में छटे हुए लोगों को दिखाने का काम कर रहा है, बाकी के लोगों से उनका कोई लेना देना। राहुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक दबाव आता है, पब्लिक ऐसा कई बार होता है रवीश, एक जमाने में होता था कि हाँ। जब हम छत्तीसगढ़ से रिपोर्टिंग करते थे या किसी और कॉन्फ्लिक्ट जोन से रिपोर्टिंग करते थे, तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे यहाँ, या कहीं भूले भटके किसी सरकारी अधिकारी से मिलते थे, तो उनके एक थ्रेटन करने का एक तरीका होता था, अलग तरीका होता था। वो मुस्कुरा के ये कहते थे कि आपकी भी फाइल बन रही है, आपकी भी फाइल, आपका डोसियर जो है वो हमारे पास मौजूद है। वो उनका तरीका होता था बताने का कि आप जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जिस तरह के आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे खिलाफ जा रहे हैं, अभी भी मौका है, संभल जाइए। पर उनके कहने का तरीका थोड़ा अलग होता था, लेकिन जो एक समझदार रिपोर्टर होता था उसे मालूम होता था कि ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मीडिया ही दो धड़ों में बढ़ चुका है, और ये राष्ट्रवादी मीडिया, आज मैं सुबह देख रहा था, कोई पूछ रहा था किसी होम मिनिस्ट्री के अधिकारी से कि ये जो एंटी नेशनल जर्नलिस्ट है, तथाकथित एंटी नेशनल जर्नलिस्ट हैं, इनके डॉसियर हैं आपके पास, इनकी फाइलें आपके पास, इनके खिलाफ आप कोई एक्शन क्यों नहीं करते? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है देश में। अभी कुछ हफ्ते पहले ही मार्कम हिडमे नाम की एक आदिवासी महिला, जिसको पुलिस ने कहा कि उसका हमने एनकाउंटर कर दिया और वो नक्सली थी, तो हमने उसके बारे में काफी बात की, बाकी साथियों ने उसके बारे में बात की, और हमने पाया कि उसे एक जबरदस्ती एक नक्सली यूनिफॉर्म पहनाई गई है, जो बिल्कुल नई लगती है, और उसकी बॉडी पर उसकी यूनिफॉर्म के थ्रू किसी भी तरह के एनकाउंटर के कोई भी संकेत, हम इतने सालों से हमने देखा है कि पुलिस में और जो चरमपंथी होते हैं उनके बीच में किस तरह की मुठभेड़ होती है, तो उस तरह के कोई भी संकेत उस फोटो में, जो पुलिस ने ही जारी की, उसमें कोई संकेत दिखा नहीं। तो हमने इसके बारे में लिखा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की अदालत ने उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करने के आदेश दिए, और वो कमीशन, उस पे इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बिठाया है। अब मेरे वहां कुछ छत्तीसगढ़ में दोस्त हैं जो मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, हाँ। और उसमें कुछ साथी हैं जिन्होंने कुछ व्हाट्सएप के संदेश मुझे दिखाए, उनकी फोटो खींचकर मुझे दिखाई, और मैं आश्चर्यचकित रहा कि छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में भी मीडिया कितना बटा हुआ है। ये जो नेशनल मीडिया है और एंटी नेशनल मीडिया है, और जो तथाकथित नेशनल मीडिया के कई पत्रकार हैं, वो किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में, और कह रहे हैं कि ये दिल्ली से पत्रकार आए हैं और इनका एजेंडा रहता है, इनका एजेंडा ये रहता है कि यहाँ पर सरकार को जो है नीचा दिखाया जाए, यहाँ की सुरक्षा बल जो है उनको नीचा दिखाया जाए। क्या इसमें ये पत्रकार की ड्यूटी नहीं है कि छत्तीसगढ़ जैसे इंसर्जेंसी प्रोन एरिया में, जहां पर इतने सालों से एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर एक बेगुनाह आदिवासी युवती की अगर इस तरह निर्मम रूप से हत्या की गई है, जो एलिजेड है, तो क्या इसके बारे में ये मीडिया का दायित्व नहीं है, रिपोर्टर का दायित्व नहीं है कि वो इसके बारे में लिखे? ठीक है राहुल,
किसलिए कई बार जो सेना अधिकारी होते हैं, तो जब आप इस तरह की किताबें लिखते हैं, ये सवाल उठाते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हमसे जातियाँ हो जाती हैं, हम भी एक ऐसे स्थिति में फंसे होते हैं कि हमारी मंशा वो नहीं होती। कई बार वो ऐसा कहते हैं कि मीडिया हमसे हमदर्दी नहीं रखता है। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही मेजर सेक्शन ऑफ जो पर्टिकुलरली मेरे किताब जो है, और उस पे मैं अगर कहूँ तो काफ़ी सारे लोग जहाँ सर्विंग अधिकारी है और कर्नल एंड अबव, जो अंदर ही अंदर ऑन रिकॉर्ड नहीं ये कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ ये बात निकल आया, क्योंकि जो प्रेशर हमारे ऊपर है ऑन द फील्ड टू परफॉर्म, जो हेड काउंट की परफॉर्म है, वो हम खोल के नहीं बोल सकते। कम से कम आप लोग आप तो बोल दे रहे हैं। विनीत, हम ये जानना चाहते हैं, कई बार कहा था कि मीडिया को पब्लिक के साइड में होना चाहिए। क्या होगा जब पब्लिक गवर्नमेंट के साइड हो जाए और सेना के साइड हो जाए? नहीं, अब सवाल ये कि पब्लिक को डिफाइन कैसे किया जा रहा है। एक तो तरीका फार्मूला निकाला है ये कि जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो आम जन लोग हैं, वो किसान और मजदूर हाँ, नहीं वो सामान्य लोग हैं। तो पहली बात तो ये कि आप सरकार को ही लोकतंत्र मान लें पूरी तरह, या सरकार को ही पूरी तरह राष्ट्र मान लें, या सेना को ही पूरी तरह राष्ट्र या देश मान लें, गड़बड़ी यहीं से पैदा होती है। हमने लोकतंत्र के दायरे को बहुत ही सीमित कर दिया, श्रिंक कर दिया है। हम जिस आस्थावादी, घोर आस्थावादी समाज में जीते हैं, आप 50 ml की बोतल में लाकर हमें गंगा जल देंगे और कहेंगे बोलो ये गंगा है, मैं तो गंगा बोल दूंगा, लेकिन गंगा की जो विराटता है, जो गंगा की भव्यता है, वो तो खत्म हो जाएगी ना। तो इसीलिए बार बार जब राष्ट्रवाद को या देशभक्ति को डिफाइन किया जा रहा है और जनता को सेना से जोड़ा जा रहा है या सरकार से जोड़ा रहा है, सेना और सरकार हिस्सा है लोकतंत्र का, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पर्याय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही चाहते थे कि हमारे इन 3 बेहतरीन पत्रकार साथियों के साथ इस जटिल विषय का सामना किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रवाद हर हफ्ते अलग अलग रूपों में आता है। इसका एक गेस्ट हाउस है जहां हिंदू बनाम मुस्लिम है, एक गेस्ट हाउस कुछ और है। तो आप धीरे धीरे समझेंगे जब आप अपनी जेब की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ब्रेक के बाद हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में सरकार, राज्य सरकार के बार बार कहने के बाद भी कि दलितों के साथ हिंसा करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और भी जरूरत हुई तो होगी, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन दलितों का गुस्सा थम नहीं रहा। क्या दलितों पर पटेल आंदोलन का कोई प्रभाव है? गुजरात में दलितों के शोषण की हकीकत अन्य राज्यों से अलग नहीं है, मगर इस तरह का उग्र रूप कभी सामने नहीं आया। कई जगहों से गौ रक्षा के नाम पर भारत भर में लोगों को ट्रकों से उतारकर मारने पीटने की घटना सामने आई, मगर कहीं ऐसा जन प्रतिरोध सामने नहीं आया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ऐसे तत्वों को खुली छूट मिलने पर कड़ी टिप्पणी की थी। गुजरात में दलित युवकों की कमीज उतारकर मारा गया और कार में बांधकर घुमाने की घटना ने नाराजगी को उग्र रूप दे दिया है। उनके मारने का एक और नया वीडियो भी आ गया है। दलितों ने बदले में गायों के अंतिम संस्कार से ही मना कर दिया कि अब हम यह काम नहीं करेंगे, जिनकी आस्था है वही अंतिम संस्कार करें। दशकों पहले, आजादी से पहले, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा था कि जिस काम के कारण हमें अछूत समझा जाता है, हम वो काम ही नहीं करेंगे, जिन्हें करना है वो करें। इस पूरी प्रक्रिया पर जो गुजरात में घट रही है घटना, उन सब पर राजीव पाठक की यह विस्तृत रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में हिंसा और आगजनी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात का दलित समुदाय कितने गुस्से में है। सोमवार रात यहां के धोराजी इलाके में दलित समुदाय के लोगों ने कई बसों में तोड़फोड़ की। राज्य परिवहन निगम की 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। बीआरटीएस की बसों पर पथराव किया, बस स्टैंड तोड़ दिए। मंगलवार सुबह गुस्साए दलितों का गुस्सा अमरेली जिले में भी दिखा। सरकार के रवैये और दलितों के उत्पीड़न को लेकर सड़कों पर उतरा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस पर पथराव हुआ, जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान 6 दलित कार्यकर्ता और 5 पुलिस वाले घायल हो गए। एक घायल पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। सड़कों पर दिख रहे दलितों के इस गुस्से के फूटने की पृष्ठभूमि काफी समय से तैयार हो रही थी। सदियों से हो रहा भेदभाव दलितों को पहले ही बेचैन कर रहा है। ऊपर से 11 जुलाई को गुजरात के ऊना की घटना ने आग में घी का काम किया।
यहाँ के समढियाला गांव में कुछ दलित युवकों को एक राजनीतिक संगठन के लोगों ने गोकशी का आरोप लगाते हुए पहले जमकर मारा, फिर ऊना ले गए और वहां गाड़ी से बांधकर शहर भर में घुमाया। ये आप बीती एक पीड़ित ने सुनाई। हमारे गांव के बाजू पे एक गांव है, बेड़िया गांव। वहां से फोन आया था मेरा पापा के फोन में। उस खेडूत का फोन था, उसकी गाय मर गई थी, तो जिसको मेरे पापा को फोन किया। और हमारे पास चकड़ो रिक्शा है, वो चकड़ो रिक्शा लेकर हम वो गांव पे गया और गाय मर गई थी। वो गाय को रिक्शा पे भरकर हमारे गांव के सीम पे आया और गाय मर गई थी। उसके हम खाल काट रहे थे, तो थोड़ी देर बाद वो गौरक्षक लोग आकर हमारे पर अचानक हमले करे। 10 जन थे उस पे। 5 मिनट बाद 50 लोग आ गए। पेशे से चर्मकार ये दलित सदियों से मरे हुए मवेशियों को ठिकाने लगाने और उनका चमड़ा निकालने का काम करते रहे हैं। गोकशी के नाम पर इन लोगों के साथ ऊना में हुए अत्याचार में अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि सब कुछ पुलिस की जानकारी में हुआ। थोड़ी देर बाद हमको 4 लोग थे, वो उसको इसकी 4 व्हीलर में बिठाया और ऊना तरफ हमको रवाना किया। और हमारे गांव के हमारे गांव के बारने साइड पुलिस की गाड़ी हमको 100 नंबर की मिली और गौरक्षक लोगों और पुलिस वाली गाड़ी को ब्रेक किया और बातचीत की उसने। और राम मिले पुलिस वाले ने गौरक्षक लोगों। उसने बात की है कि तुम वहां जाओ ऊना पे, और हम सब पुलिस वाला कहते हैं हम जो घटना घटी है वो स्थल पर जाते हैं। ये लोग दलितों को गाड़ी से बांधकर थाने भी ले गए, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस घटना से दलितों में इतना गुस्सा है कि कुछ लोग अपनी ही जान लेने पर उतारू हो गए हैं। राजकोट के गोंडल में सोमवार को 5 दलित युवाओं ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन पुलिस समय रहते ही उन्हें अस्पताल ले गई। मंगलवार को जूनागढ़ में 3 युवाओं ने जहर पी लिया, जिनमें से एक की मौत हो गई, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। सबका दर्द है कि जब सम्मान से जीना संभव न हो तो मर जाना चाहिए। ऊना की घटना के बाद तो कई दलित अब चर्मकार का अपना परंपरागत पेशा भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। सुरेंद्रनगर में सोमवार को ऐसे ही नाराज दलितों ने मरे हुए मवेशियों को ले जाकर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर छोड़ दिया। कहा कि इसी वजह से हम पर अत्याचार हो रहा है, तो आज से हम ये काम नहीं करेंगे। कि यदि हम मरे या जिंदा किसी पशु का चमड़ा उधेड़ना नहीं चाहते, हमें सारे गुजरात में सरकारी पट्टर जमीन का आवंटन हो, और वो नहीं होता तब तक हम लोग जहाँ जहाँ पे मरे हुए पशु है वो प्रशासन के ऑफिस के सामने रखेंगे और कहेंगे आप उठाइए। ये गुस्सा मंगलवार को अहमदाबाद में दलित पैंथर नाम के एक संगठन की रैली में भी दिखा। साफ तौर पे दलित बहुत बड़ी अलग-अलग जगहों पर गुजरात की सड़कों पर उतरे हैं, और जो वजह है वो साफ है। ऊना की घटना इस बार प्रोटेस्ट का बहुत बड़ी संख्या में कर दिया है। अलग-अलग जगहों पे इस तरह से दलित बड़ी संख्या में अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए निकले हुए हैं। खेड़ा जिले के कपड़वंज में तो दलितों ने स्थानीय प्रशासन को मेमोरेंडम दिया है कि मवेशी हमारे मोहल्ले में घूमते रहते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारे साथ कोई घटना हो सकती है, इसलिए मवेशियों को आने से रोकिए। उधर मोरबी जिले में 200 लोगों ने बंदूक के लाइसेंस के लिए प्रशासन को अर्जी दी है। उनका कहना है कि हमें सरकार की सुरक्षा पर भरोसा नहीं। पूरे गुजरात में दलित समाज जो महसूस कर रहा है कि उसकी सुरक्षा सलामती नहीं है, तो मोरबी में भी 200 लोगों ने वेपन्स के लिए अप्लाई किया है कि हमको सुरक्षा सलामती दो। जब पूरा गुजरात दलितों के इस गुस्से का गवाह बन रहा है, तो संसद में भी ये मुद्दा उठना ही था। यदि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो लोग सड़कों पे उतरेंगे, उनका गुस्सा फूटेगा, फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जल्दी तुरंत ही कदम उठाने चाहिए थे, वो उठाए नहीं, तो हमारी तरफ से तो ये डिमांड रहेगी, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसको राजनीति रूप देने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कल बीएसपी ने प्रयास किया। देखिए, इतना बड़ा देश में कुछ घटना इधर उधर हुई हो तो उसको कंडेम करना, उनके ऊपर एक्शन लेना, उसको पॉलिटिकलाइज करे तो फिर उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा।
दलित समुदाय का गुस्सा देखते हुए गुजरात सरकार ने ऊना की घटना की जांच सीआईडी को सौंप दी है और विशेष अदालत में केस की तेजी से सुनवाई का भी ऐलान किया है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित। लेकिन दलितों को सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा। उन्होंने बुधवार को गुजरात बंद का ऐलान किया है। गुजरात से राजीव पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।